अस्सलामुअलैकुम। हम डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जाने के इस अमल के बारे में पहले बात कर चुके हैं और हम इस अमल को नकल या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये न्यूक्लियस में होता है और फिर वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाने का अपना रास्ता भी बनाता है और ये राइबोसोम से जुड़ जाता है और फिर इसको प्रोटीन में तब्दील किया जाता है और इस तरह आप कह सकती हैं कि ये हिस्सा बिल्कुल यहाँ इसको राइबोसोम की सहूलत फ्राहम की जा रही है या ये एक राइबोसोम में हो रहा है। इस आला सतह जायजे के साथ मैं अब और ज़्यादा तफसील में थोड़ा सा सोचना चाहती हूँ कि वाकई ये कैसे होता है या ऐसी चीज़ों की साख्त क्या है जहाँ सेल के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है। तो अब मैं थोड़ा सा मज़ीद तफसील से न्यूक्लियस को बनाने जा रही हूँ ताकि हम वाकई देख सकें कि इसकी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन पर क्या हो रहा है। तो यहाँ ये न्यूक्लियस है। असल में मुझे ये ऐसे बनाना ज़रूरी है और सिर्फ़ एक ही लाइन से न्यूक्लियस बनाने के बजाय मैं इसे 2 लाइनों से बना देती हूँ। क्योंकि ये दरअसल एक डबल बायलिपिड झिल्ली यानी डबल बायलिपिड मेम्ब्रेन है। तो ये भी एक बायलिपिड परत यानी लेयर है। और फिर ये यहाँ एक और है। और मैं वाज़ेह तौर पर इससे पैमाने पर इसके असली पैमाने पर नहीं बना रही हूँ। मैं एक कच्ची-पक्की सी तस्वीर बना रही हूँ ताकि आपको बस चीज़ों का अंदाज़ा हो सके। अगर मैं इनमें से किसी एक लाइन पर ज़ूम इन करती हूँ या इसके थोड़ा-सा करीब जाती हूँ, तो मुझे इस तरह का खाना नज़र आएगा और यहाँ हमको एक बायलिपिड परत यानी लेयर दिखेगी। तो एक बायलिपिड लेयर ऐसी नज़र आती है। इसमें जो गोल दायरे हैं वो हाइड्रोफिलिक किनारे हैं और जो लकीरें हैं वो हाइड्रोफोबिक किनारे हैं। तो ये हमारी बायलिपिड लेयर है। तो इन लाइनों में से हर एक जो मैंने खींची हैं इनमें से हर एक बायलिपिड लेयर है। तो सवाल ये है कि हमारे पास एमआरएनए है। जाहिर है कि ये सारी ट्रांसक्रिप्शन यानी नकल हो रही है। हमारे पास डीएनए भी है। ये सब कुछ यहाँ न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। क्रोमैटिन का ये बड़ा सा झुरमट है। ये इस डबल यानी दुगनी बायलिपिड लेयर से बाहर कैसे जाता है? जिस रास्ते से निकलता है वो न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स एक सुरंग की तरह होते हैं और ये हजारों की तादाद में होते हैं और ये इस बायलिपिड लेयर के जरिए एक सुरंग बना लेते हैं और ये सुरंग प्रोटीन्स की एक गुच्छे से बना हुआ होता है और ये यहाँ पे और ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है। लेकिन आप इस तरह तसव्वुर कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में 3 जहतों यानी 3 डायमेंशंस में सोच रहे हैं तो आप एक सुरंग का तसव्वुर करेंगे। एक प्रोटीन से बनी हुई सुरंग। प्रोटीन से बनी हुई एक सुरंग जो इस डबल बायलिपिड मेम्ब्रेन से गुजरती है और इस तरह एमआरएनए अपना रास्ता निकाल सकता है और फारिग राइबोसोम हासिल कर सकता है और फिर प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है। लेकिन यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं होती क्योंकि जब आप एक फारिग राइबोसोम का इस्तेमाल करते हैं और इसको किसी प्रोटीन में तब्दील करते हैं तो ये प्रोटीन सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो मैं अब पूरे सेल की तस्वीर बना लूं। ये है पूरा सेल। ठीक यहीं पर सेल का साइटोसॉल है और आप कभी कभी साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म के फ़र्क में उलझ सकते हैं। मैं भी बहुत दफ़ा उलझती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता और बार बार याद करने की कोशिश करती हूँ। साइटोसॉल जो है वो ऑर्गेनेल्स के बीच का सारा सियाल या फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म वो सब कुछ है जो सेल के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर की मौजूद हर चीज़ है। साइटोसॉल सिर्फ वही सयाल या फ्लूइड है जो ऑर्गेनेल्स के दरमियान है। बहरहाल यहाँ मुफ्त राइबोसोम की ये ट्रांसलेशन सेल के अंदर ही इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन के लिए अच्छी है। प्रोटीन फिर साइटोसॉल के गिर्द तैर सकते हैं और जो भी तरीका मुनासिब है उस हिसाब से उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप सेल से बाहर या सेल्यूलर मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन कैसे हासिल करते हैं? उसके अंदर नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के बाहर भी। और हम जानते हैं कि सेल्स हर तरह के मुख्तलिफ तरीक़ों से बातचीत करते हैं और वो दूसरे सेल्स के लिए या खून के धारे में इस्तेमाल के लिए या जहाँ भी दरकार हो वहाँ प्रोटीन तैयार करते हैं। और इस वीडियो पर हम इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करने जा रहे हैं।
अब हमारे पास यहाँ पेरीन्यूक्लियर स्पेस मौजूद है और ये इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान की जगह। तो आपके पास यहाँ अंदरूनी और बैरूनी जौहरी यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच ये पेरीन्यूक्लियर जगह है। मुझे सिर्फ इसका ये लेबल लगाने दें ताकि हमें ये याद रहे। ये अंदर वाली जौहरी या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली जौहरी या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप इस बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जारी रखते हुए इस तरह की तह बना सकते हैं और बनाते बनाते ये कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये यहाँ पर एक अलग ऑर्गेनेल समझा जाता है। लिहाजा आपको ये चीज़ मिलती है जो इस तरह नज़र आती है और इसको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास यहाँ पे, जिसका मैंने हमेशा सोचा है कि ये एक किसी बैंड का नाम हो तो कितना अच्छा लगे। ये मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करती हूँ। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे प्रोटीन पैदा करने के लिए और इनको पैकेज करने के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन में दाखिल हो जाते हैं या सेल के बाहर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये कैसे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 हिस्से हैं। इसमें यहाँ ये वाला हिस्सा खुरदुरा होता है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स का एक झुंड बना हुआ होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ फारिग राइबोसोम है। ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका हुआ राइबोसोम है। ये राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से मुंसलिक होते हैं। लिहाजा ये जगह जहाँ आपने अभी ये राइबोसोम चिपके हुए या जुड़े हुए देखे हैं, ये खुरदुरा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैं इसे मुख्तसर तौर पे किसी ना किसी तरह रफ ईआर कहूँगी, शायद किसी बैंड पर यह नाम ज़्यादा अच्छा लगे। और फिर एक और खित्ता है जो मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो प्रोटीन को बनाने और प्रोटीन को तैयार करने और सेल से बाहर भेजने में मदद करता है। अब होता यह है कि बाहर की तरफ से एमआरएनए खुरदुरे यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम से जुड़ जाता है और जैसे जैसे प्रोटीन बनना या ट्रांसलेट होना शुरू होता है, और याद रहे प्रोटीन का बनना साइटोसॉल में नहीं बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस तरफ होगा, अंदर की तरफ, जिसे ल्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमन। मैं यहाँ इसको बना लेती हूँ। ये यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। अब जैसे जैसे एमआरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट होता जा रहा है राइबोसोम से जुड़ने के बाद, और याद रहे कि यहाँ पर जो मैंने परत या लेयर की तस्वीर बनाई है वही बायोलिपिड लेयर चल रही है जिसका हमने पहले जिक्र किया था, जो कि शुरू हुई थी बतौर बैरूनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, और ये चलती रहेगी खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर स्मूथ यानी कि मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। अब वापस आते हैं प्रोटीन और इसके बनने के अमल पर। एमआरएनए से जुड़ने के बाद राइबोसोम ट्रांसलेट हुआ प्रोटीन में और ये प्रोटीन गिरना शुरू हुआ अंदर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसे ल्यूमन कहते हैं। और ये जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर की जगह है जिसे हम साइटोसॉल कहते हैं। और इस तरह हमें प्रोटीन हासिल हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ स्मूथ यानी कि मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ से अब ये बाहर निकलने या फूटने की सलाहियत रखते हैं। और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे काम हैं अगर हम गहराई में जाएं, लेकिन फिलहाल अभी हम इस प्रोटीन को देख रहे हैं। मैं अब एक फूटते हुए प्रोटीन की तस्वीर बना लूं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की भी, ताकि हम वाज़े तौर पर इसे देख सकें। अब ये यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बन गई और ये प्रोटीन यहाँ आ गया। अब ये यहाँ से फूट कर बाहर निकलेगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा और अब ऐसे बाहर की तरफ फूट पड़ेगा। जब भी कोई प्रोटीन इस तरह नकलो हरकत करता है तो इसके गिर्द हमेशा एक झिल्ली या मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसे कहा जाता है वेसिकल। अब ये वेसिकल, मैं यहाँ इसकी तस्वीर बना दूँ, ये प्रोटीन से भरे वेसिकल्स अब दाखिल होंगे गोल्जी अपैरेटस में, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है कि गोल्जी बॉडी, इसका नाम जितना मज़ेदार है उतना मज़ेदार इसका काम भी है। अच्छा,
गोल्जी बॉडीज़ इसको कहा जाता है क्योंकि ये जिन्होंने दरियाफ़्त किया था उनका नाम जनाब गोल्जी था, तो उन्होंने दरियाफ़्त करते ही अपना नाम उसके ऊपर रख दिया। ख़ैर, तो अब ये वेसिकल्स दाखिल हो सकती हैं इस गोल्जी बॉडी के अंदर और साथ-साथ शुरू होता है इनके बड़े होने या बुलूगत का अमल, ताकि वो तैयार हो जाएँ, मैच्योर हो जाएँ, सेल से बाहर जाने के लिए या फिर सेल की झिल्ली या इसकी मेम्ब्रेन में समाने के लिए। तो ये यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये गोल्जी या गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस कहलाता है। तो अब जब ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडी से होते हुए बाहर आते हैं, तो ये इस तरह तैयार होते हैं इस्तेमाल होने के लिए। ये यहाँ पर बिल्कुल तैयार प्रोटीन आप देख सकते हैं। अब ये प्रोटीन या तो बाहर जा सकता है इस सेल से या फिर नस्ब हो सकता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर।